मेरे उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, पिछले दिनों से हम आपको पूर्व कृदंत प्रकरण पढ़ा रहे हैं। आज हम फिर पूर्व कृदंत प्रकरण के कुछ सूत्रों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम खस प्रत्यय, खच प्रत्यय और मनिन, क्वनिप, वनिप और विंच इतने प्रत्ययों पर सूत्रों का विधान पूर्वक सिद्धि का काम करेंगे। सर्वप्रथम हम खस प्रत्यय वाले सूत्र को पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं। सूत्र है एजेह खस। इसकी यह विधि सूत्र है। वृत्ति कहती है कर्मण्युपपदे ण्यन्तात् एजेह खस स्यात्, अर्थात कर्म उपपद हो तो ण्यंत एज धातु से खस प्रत्यय हो। कहने का मतलब यह है कि कर्म के उपपद होने पर, यानी कर्म कारक में जो प्रथम पद है वह वहां पर होना चाहिए, और फिर एज धातु होनी चाहिए। वह खस प्रत्यय परे होता है। ण्यंत, वह एज धातु कैसी होनी चाहिए? ण्यंत होनी चाहिए, अर्थात निष्प्रत्यांत होनी चाहिए, प्रेरणार्थक होनी चाहिए, तो उससे परे खस प्रत्यय की प्राप्ति होती है। यह सूत्र वास्तव में कर्मण्यन सूत्र का अपवाद सूत्र है। खस प्रत्यय कृत संज्ञक है, अतः कर्तरिकृत सूत्र के द्वारा कर्ता के अर्थ में ही यहाँ पर यह प्राप्त होगा। खस में जो खकार है उसकी लशक्व तद्धिते सूत्र से, और जो शकार है अंत में उसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर के तस्य लोपः से लोप हो जाता है, अर्थात मात्र अशेष रहता है खस में से। इसे सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है? अर्थात इसको खित भी किया है और सिद्ध भी किया है। खकार की विध संज्ञा की गई है और शकार की विध संज्ञा की गई है, तो सिद्ध करने का क्या प्रयोजन है? तो कहा कि तिंशित सार्वधातुकम सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा करना यहाँ पर अभिप्रेत था। और खित करने का क्या प्रयोजन है? तो कहा कि खित करने का प्रयोजन वक्ष्यमाण मुम आगम आदि करना है, जो आगे आपको हम सिद्धि के अंदर स्पष्ट करेंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं। जन्म एजयः, जन्म एजयति इति जन्म एजयः, अर्थात लोगों को कपा देने वाला। परीक्षित का जो बेटा था उसका नाम जन्मेजय था। तो यहाँ जन कर्म कारक में उपद के रूप में स्थित है, और एज्री कंपने धातु यहाँ पर ण्यंत है। वादिगण की परस्मी पदी की सेठ धातु है ये, अर्थात एज धातु से णित प्रत्यय णिज करने पर एज धातु बनती है। तो एज धातु से यहाँ पर कर्ता के अर्थ में एजे खस सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो एज प्लस खस, खस में खकार और सकार की संज्ञा करके हमने लोप कर दिया, तो केवल ए बचा, एज प्लस अ। अब सित हो गया। सित होने के कारण से यहाँ पर कर्तरि शप के द्वारा धातु और प्रत्यय के बीच में शप का आगम हो जाएगा, यानी एज शप अ, खस का अ बचा हुआ वो लास्ट में रहेगा। तो एज खस शप अ, तो जो शप है उसके भी सकार की लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा, पकार की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, केवल अ बचेगा। तो स्थिति क्या हो गई? एज अ ये स्थिति हो गई। अर्थात जन अम था, उस अम को तो
कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र के द्वारा षष्ठी की प्राप्ति हो जाती है तो उसको ngस हो जाएगा। तो जन ngस एज एज ए ये स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर एज के परे ये दो स्थितियां हैं, इसलिए इन दोनों आकारों को अतो गुणे सूत्र के द्वारा पर रूपे का आदेश कर देंगे, अर्थात दोनों में से एक आगे वाला शेष रहेगा। तो जन ngस एज ये स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ एचो यवा यावा सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, अयादि संधि कर देगा, अर्थात एज का जो पहले ई था उसको सार्वधातुकार धातु के सूत्र के द्वारा ए हो गया। तो जन ngस एजे ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर जो ए है उसको स्वर परे होने के कारण से एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा अय आदेश हो गया। तो जन ngस एज अय ये स्थिति हो गई। अब एज अय में जो ज है हलंत है उसमें स्वर को हम मिला देंगे, अय को मिला देंगे तो एजय पूरा हो जाएगा। जन ngस एजय। अब उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा इसको समास की प्राप्ति हो जाएगी और समास की प्राप्ति होने पर कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा सुप का लोप हो जाता है, यानी जो ngस है उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी जन प्लस एजय। जो ही ये स्थिति बनती है एक सूत्र आता है जिसके द्वारा इन दोनों के बीच में मुम का आगम करवाया जाता है। वह सूत्र क्या है? अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम, अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम। ये विधि सूत्र है। क्या कहता है? वृत्ति कहती कि अरुषो द्विषतो जन्तस्य च मुमागमस्यात् खिदन्ते परे नत्वव्ययस्य शित्वाच्छबादिः जन्मयजयति जन्मयजयः। अर्थात अरुष द्विषत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है खिदंत उत्तर पद परे हो तो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होगा। अर्थात अव्यय के परे चाहे खिदंत हो, खिदंत उत्तर पद के रूप में हो वहां पर, लेकिन फिर भी उसको आगम नहीं होगा। लेकिन अव्यय नहीं है तो अव्यय नहीं होने पर वहां पर अरुष द्विषत तथा अजंत पदों को मुम का आगम हमेशा होता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर अब ये स्थिति है जन एजय। ऐसी स्थिति होने पर यहां पर मुम का आगम होगा। जन एजय यहां पर क्या है? एजय खिदंत उत्तर पद है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में खश खिद प्रत्यय किया गया है, क्योंकि ख की संज्ञा होगी, इसमें लोप हुआ है। अतः जन इस अजंत शब्द को प्रकृत सूत्र से मुम का आगम होकर के और मुम में से भी जो मकार है और ऊ है उन दोनों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, केवल आधा मैं शेष रहेगा। अर्थात पहले तो ये बनेगा जन मुम एजय। अब अनुबंधों का लोप कर देंगे मुम के तो केवल आधा मैं बचेगा। तो जन आधा मैं और एजय ये स्थिति बन गई। अब जो आधा मैं है उसमें आगे वाले ए को मिला देंगे तो में हो जाएगा। जन मेजय, दोनों को मिला दिया तो जन मेजय। अब इसको प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है। प्रथमा के एक वचन में सु की प्राप्ति हो जाएगी, सु को रुंत विसर्ग हो जाएगा तो जन मेजय इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अरुष जो है उसका उदाहरण तो अरुण तुदह रूप बनता है उसका क्या है? अरुह तुदति पीड़यति इति अरुण तुदह। अर्थात जो मर्म स्थान है उसको पीड़ित करने वाला, कष्ट देने वाला, वह अरुण तुदह कहलाता है। तो यहाँ अरुष कर्म कारक के रूप में स्थित है। तुद धातु है, इसलिए तुद धातु से यहाँ पर विद्वरुषोस्तुदह सूत्र से यहाँ पर खश प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी और उसके सार्वधातुक होने से शवीकरण हो जाएगा और दोनों आकारों को फिर पर रूप कर देंगे। अब उपद समास में खिदंत जो तुद है
इस उत्तर पद के परे रहते प्रकृत सूत्र से और उसके अंत्य से परे मुम का आगम हो जाएगा। अर्थात आरुष ngस मुम ये स्थिति है यहाँ पर, और तुद ऐसी स्थितियां होने पर यहाँ पर संयोगांत लोपा सूत्र के द्वारा संयोगांत सकार का लोप हो जाएगा। तो मुम का जो मैं बचा वो अरुण अरु मुम था, अब अरु मैं आधा और तुद ऐसी स्थिति हो जाएगी। या फिर मकार को अनुस्वार आदेश और अनुस्वार को वैकल्पिक सवर्ण करने पर दो रूप बनेंगे। अरुण तुदह यानी मैं के स्थान पर आधा न भी हो जाएगा और उसको अनुस्वार भी हो जाएगा। तो अरुण तुदह और अरुण तुदह इस प्रकार के दो प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से द्विशत जो शब्द है उससे भी ऐसे ही शब्द बनता है। द्विशत यानी द्विषंतम शत्रुम तापयत इति द्विषंतपः, शत्रु को तपाने वाला। यहाँ भी द्विशत कर्म कारक है और वह उपद के रूप में यहाँ पर है, इसलिए द्विशत प्रयोस तापे इस सूत्र से ण्यंत तप अर्थात ताप ही धातु, तप का जब णिच प्रत्यय प्राप्त होता है तो ताप ही हो जाता है, वह णिच है। ण्यंत होने के कारण से वहाँ पर उसको उपधा को वृद्धि हो जाती है तो आ हो जाता है। तो ताप से खस प्रत्यय की प्राप्ति हो गई और खची ह्रस्व से उपधा को ह्रस्व आदेश हो गया। और फिर नैनिटी भी प्रवृत्त हो जाता है। नैनिटी के द्वारा जो णी है अर्थात जो ई मिला था, किसमें ताप में जो ई मिला था उस ई का फिर लोप हो जाता है नैनिटी के द्वारा। तो द्विशत के अंत्य अच से परे फिर प्रकृत सूत्र के द्वारा हम मुम का आगम कर देंगे तो द्विशत मुम तय तप ये स्थिति बन जाएगी। अब पहले की भांति यहाँ पर भी संयोगांत लोप मकार को अनुस्वार पर सवर्ण आदेश ये सारे करने पर द्विषं तपः ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से दो सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर खस प्रत्यय परे होने पर जो कि खित है और शित है, इनके परे होने पर अरुर द्विशत जंतस्य मुम सूत्र के द्वारा मुम का आगम करवा करके तीन शब्दों की सिद्धि यहाँ पर करवाई गई है। एक तो जनमेजयः, दूसरा आपके अरुण तुदः और तीसरा द्विषं तपः, ये तीन जो शब्द यहाँ पर सिद्ध हुए। अब अगला सूत्र है प्रिय वशे वदः खच, ये खच प्रत्यय प्रदान कर रहा है। तो ये विधि सूत्र है दो शब्दों के उपद होने पर, एक तो प्रिय दूसरा वश, प्रिय या वश इन दोनों के कर्म कारक में उपद होने पर वद जो कि बोलने के अर्थ में काम में आती है उस धातु से खस प्रत्यय हो, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो प्रिय वशे सप्तमी का एक वचन का रूप है और वदह ये पंचमी का एक वचन का रूप है और खच ये प्रथमा का एक वचन का रूप है और कर्मणि का पीछे से हमने अध्याय किया है वह सप्तमी का एक वचन का रूप है, कर्मण्यन से हमने ग्रहण किया था। इसी प्रकार से धातु प्रत्यय परश्च ये तीनों यहाँ पर अधिकृत हैं। तो प्रियश्च वशश्च प्रियवशम तस्मिन् प्रियवशे समाहार द्वंद्व है यहाँ पर। यहाँ वास्तव में तत्रोपदम सप्तमी स्थम इस सूत्र के अनुसार प्रियवशे उपद है। तो सूत्र क्या कहता है, प्रियवशे कर्मणि अर्थात प्रिय या वश कर्म के उपद होने पर वदह धातु हो जो वद धातु है उससे परह परे खच प्रत्यय स्यात्, खच प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय भी पूर्ववत कृत संज्ञक है और कृत संज्ञक होने के कारण से यहाँ पर कर्ता अर्थ में ही प्राप्त होता है। खच प्रत्यय में लशक को तद्धिते सूत्र से खकार और हलंत्यम से चकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, केवल अ शेष रहता है। खकार अनुबंध मुम आगम के लिए और जो चकार अनुबंध था वह खचि ह्रस्व है सूत्र से यहाँ पर उपयोग में लाने के लिए जोड़ा गया है। अब यहाँ पर इन दोनों के जो उदाहरण है
प्रियम वदः और वशम वदः, इनको हम लेकर के बताते हैं। पहला है प्रियम वदः। प्रियम वदति इति प्रियम वदः, मीठा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। यहाँ प्रिय कर्मकारक के रूप में, यहाँ पर उपपद के रूप में स्थित है, इसलिए वद व्यक्तायाम वाचि धातु से यहाँ पर इसको कर्ता के अर्थ में प्रिय वशे वदः खच सूत्र के द्वारा खच प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बन गई प्रिय अम और खच। ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति, फिर अनुबंधों का लोप कर दें। खच के चकार और खकार का लोप कर दिया, ए बचा। प्रिय अम अ, फिर कर्तृकर्मणो कृति के द्वारा यहाँ पर अम के स्थान पर ngस हो जाएगा, षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो प्रिय ngस वद अ, वद बीच में भूल गए हम, वद खच था, प्रिय अम वद खच ये था, फिर बना प्रिय अम वद अ, अनुबंधों का लोप किया हमने। फिर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त हुई, तो प्रिय ngस वद अ, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास होने के कारण से इसको अनुबंधों का जो ngस विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा। तो प्रिय वद अ, ये स्थिति बन जाएगी, समास प्राप्त हो जाएगा। प्रिय वद अ, वद के दै में अ को मिला देंगे, प्रिय वद। अब वद इस खिदंत उत्तर पद के परे होने के कारण से प्रिय यह जो शब्द है उपद है, इस अजंत शब्द को अरुद्विषद अजंतस्य मुम सूत्र के द्वारा मुम का आगम हो जाएगा, यानी प्रिय मुम वद, ये स्थिति बन गई। अब मुम में भी मकार और ऊ की संज्ञाओं के लोप हो गया, केवल आधा मैं बचा। प्रिय आधा मैं और वद। अब यहाँ पर भी मकार को अनुस्वार हो जाएगा और तो बन जाएगा प्रियम वद। फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति, सु का रुंत विसर्ग होकर के प्रियम वदः, इस प्रकार का रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वशम वदः बनता है। वशम आयत्तम आत्मानम वदति इति वशम वदः, अपनी आयत्तता अर्थात अधीनता को कहने वाला, यानी आज्ञाकारी की जिसके अधीन है उसकी बात को मानने वाला, वह वशमवद कहलाता है, यानी अधीनस्थ। तो ये दो शब्द यहां पर बने, प्रियम वदः और वशम वदः, खच प्रत्यांत हैं ये। इसी प्रकार से एक सूत्र और है, अन्यभ्योपि दृश्यन्ते मनिन क्वनिप वनिप विंच एते प्रत्यया धातु स्युः, अर्थात धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप और विंच प्रत्यय हो। प्रिय बच्चों, यहाँ इसको समझ लेना चाहिए। सूत्र क्या कहता है कि अन्यभ्य अपि धातुभ्यः, अर्थात अन्य धातुओं से भी परः परे मनिन क्वनिप वनिप विंच, मनिन क्वनिप वनिप और विंच प्रत्ययः दृश्यन्ते, जो प्रत्यय है वे देखे जाते हैं, अर्थात इन प्रत्ययों की अन्य धातुओं से परे प्राप्ति होती देखी जाती है, अर्थात उनको ये प्रत्यय प्राप्त होते रहेंगे। अष्टाध्यायी में इसे पिछले आतो मनिन क्वनित वनिपाश्च सूत्र से आकारांत धातुओं से परे वेद में मनिन आदि प्रत्यय का विधान किया गया है। अब यहाँ अन्य धातुओं से भी उनका लोक में विधान किया जा रहा है, अर्थात लौकिक संस्कृत में इनका उपयोग किया जा रहा है। आचार्य ने यहाँ पर दृश्यन्ते, देखे जाते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया है। अतः शिष्ट ग्रंथों में जैसे तैसे उपद पूर्वक या बिना उपद के इनके प्रयोग उपलब्ध होते हैं, वैसे वैसे उनका साधुत्व प्रतिपादित करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। अपनी ओर से नए नए शब्द बनाकर इनका प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है, अर्थात जो शब्द पहले प्राप्त हैं उन्हीं शब्दों के लिए यह विधान किया गया है। यहाँ पर मनिन प्रत्यय में अंत्य नकार और जो न में ई है, ये सब क्या है, उच्चारणार्थक
और इत संज्ञा का, इसलिए इनका लोप हो जाएगा, केवल मन शेष रहेगा। मन आधा न मनिन में। इसी प्रकार से क्वनिप में भी ककार, इकार और पकार, इन तीनों की इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, केवल वन बचेगा, वन। तो ये सारे वनिप में भी वन शेष रहता है, केवल ये पकार और इकार की संज्ञाओं के लोप हो जाएगा। तो ये जो प्रत्यय है इनकी प्राप्ति कैसे होती है, ये आपको पहले मनिन प्रत्यय जो है एक उसका उदाहरण लेकर के समझाते हैं। सुशर्मा शब्द है। सुशर्मा शब्द, सुशर्मा शब्द जिसका अर्थ है सुष्ठु श्रृणाति हिंसति इति सुशर्मा, अर्थात अच्छी प्रकार से हिंसा करने वाला, मारने वाला। या शोभनम श्रृणाति, ऐसा भी विग्रह करते हैं लोग। तो ऐसा विग्रह होने पर यहाँ पर सु के उपद रहते श्री हिंसायाम, सु उपद है और श्री धातु है, तो इस धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्ता के अर्थ में मनिन प्रत्यय की प्राप्ति हो गई, अर्थात सु, श्री और मनिन, इस प्रकार की स्थिति हो गई। अब मनिन में नकार और ई की संज्ञाओं के लोप हो गया, केवल मन शेष रहा, तो सु, श्री, मन, ये स्थिति हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्ध धातुकम शेषा सूत्र के द्वारा आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण से आर्ध धातुक शेड वलादे सूत्र के द्वारा मन को इट का आगम प्राप्त होता है। जो ही इट का आगम प्राप्त होता है, एक और सूत्र जो है वह आगे प्रवृत्त हो जाता है, वह निषेध सूत्र है, अर्थात इट के आगम का निषेध करने वाला सूत्र है। क्या कहता है? नेड वशीकृति, ये सूत्र है। नेड वशीकृति वशादेह कृतः इन न स्यात् श्री हिंसायाम सुशर्मा प्रातरित्वा, अर्थात वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो, ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम न हो, तो यहाँ पर इट के आगम का निषेध हो गया। यानी जो स्थिति बनी थी सु, श्री, मन, ऐसी स्थिति होने के बाद में जो मनिन प्रत्यय पर है वो वशाधिकृत है, इसलिए यहाँ पर जो इट की प्राप्ति हो रही थी पहले आर्धातुक शेड व्लादे सूत्र के द्वारा, उसका नेड वशीकृति सूत्र के द्वारा निषेध हो गया। तो निषेध होने पर वही स्थिति पड़ी है, सु, श्री, मन। अब यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा श्री का जो री है, उस री को गुण हो जाएगा, उरण रपरा की सहायता से पर में रेप भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा अर होने पर? तो शर और मन, ऐसी स्थिति बन गई। शर मन मिला दिया, शर्मन, सुशर्मन, सु को भी मिला दिया साथ में, सुशर्मन, ऐसा शब्द बन गया। अब इसकी पुनः कृत तद्धित समासास सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर इसको सु की प्राप्ति हो जाएगी। सु की प्राप्ति होने पर यहाँ पर पूर्ववत जो सु परे है वहाँ पर इसका जो ऊ है उसकी संज्ञा हो जाएगी। सुशर्मन आधा स, सुशर्मंस, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। और ऐसी स्थिति होने पर फिर यहाँ पर जो सुशर्मन जो है उसमें जो उपधा है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा सर्वनाम स्थाने चा धातु सूत्र के द्वारा। तो सुशर्मान आधा से सुशर्मांस, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। सुशर्मांस, अब नए हल, उसके परे भी सह भी हल है, तो हल के परे हल होने के कारण से पहले तो हल ज्ञाप दीर्घा सुदशीय प्रकृतम हल सूत्र के द्वारा साकार का लोप हो जाएगा, तो सुशर्मान ऐसी स्थिति बन जाएगी। फिर दीर्घ आ से परे न है, इस कारण से यहाँ पर नकार का भी लोप हो जाएगा, न लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा।
तो सुशर्मा इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार से मनिन प्रत्यांत एक उदाहरण देकर के हमने इस सूत्र को समझाया है। इसी प्रकार से बच्चों प्रातरित्वा शब्द भी बनेगा जिसमें क्वनि प्रत्यय है। प्रातरित्वा शब्द का अर्थ है प्रातः एति गच्छति इति प्रातरित्वा। ये प्रातः है क्या, यहाँ पर अव्यय है, यह अव्यय उपद है यहाँ पर। तो इस अव्यय के उपद रहते इन गतौ जो धातु है उससे अन्य भ्यो भी दृश्यंत सूत्र के द्वारा क्वनि प्रत्यय की प्राप्ति होने पर अनुबंधों का लोप हो जाता है। तो प्रातर ई1 ये स्थिति बन जाएगी। अब क्वनिप के कित्व के कारण से सार धातु का धातु के सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त होता है, लेकिन किंगित इच्छा सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो जाता है। अब पित क्वनिप प्रत्यय परे होने के कारण से, यानी क्वनिप प्रत्यय पित है, इसके परे होने के कारण से ह्रस्वस्य पितिकृति तुंग सूत्र के द्वारा ई को तुक का आगम होकर के और अनुबंधों का लोप होकर के स्थिति बनेगी प्रातर ई तुक वन। इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। आधा तय बजेगा प्रातर तय वन। अब यहाँ पर सारी मतलब स्थिति ऐसी हो जाएगी और तुंग का आगम हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी, प्रातर ई त्वन। अब इसको उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी। समास की प्राप्ति होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुप का आगम होगा सु, और उसकी प्रक्रिया पूर्ववत होकर के और रूप बनेगा प्रातरित्वा। तो प्रिय बच्चों, आज हम इस प्रकरण को यहीं संपन्न करते हैं। आगे के सूत्रों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।